नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कामिल एसएसटी क्लासेस में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर, जो भी वीडियो मिलती है आपको शेयर ज़रूर करें। हम आपको 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनल यूरोप, इसके 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं जिसमें हमने आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें अगला टॉपिक आता है आपका हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। वहाँ के बारे में हमने आपको पूरी फ्रेंच की कंडीशंस बताई थी, किस तरीके की भाषा ने क्या नेशनल सेंटिमेंट्स था उन्हें उकेरने में कितनी मदद की थी भाषा ने। इसके बाद आपका आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, यानी किस तरीके से ये 2 पॉपुलर रिवॉल्ट्स के बारे में इस चैप्टर में इस टॉपिक में बताया गया है। एक पेरिस रिवॉल्ट के बारे में रहा है और एक रिवॉल्ट ऑफ बीवर्स इन साइलेसिया। ये 2 रिवॉल्ट हैं, क्यों इंपॉर्टेंस रहे इसके बारे में इसमें टॉपिक में बताया गया है। हंगर, हार्डशिप, हंगर क्या है, भूख और कठिनाइयों का दौर स्टार्ट हुआ, उसके बाद जाकर के ये आंदोलन स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या था कि वहाँ पर धीमे धीमे 1830s में क्या होता है, यूरोप में एक इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई, यानी आर्थिक गतिविधियाँ जो थी वो ज़्यादा कठिन हो गई, जिससे लोगों को जो है रोजी रोटी में जो है कमी आने लगी। इसका प्रमुख रीज़न क्या था, पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में वहाँ पर पॉपुलेशन हो गई, कुछ मशीनों का भी दौर आ गया, जिससे लोग, एक तो जनसंख्या की वृद्धि हुई जिसके कारण लोग बेरोजगार हो गए, और कुछ कार्य जो है मशीनों पर भी डिपेंड होने लगा, जिसके कारण लोग क्या हुए, बेरोजगार हुए। फाइनली क्या होता है, इसके अलावा जो फ्यूडल थे, फ्यूडल मतलब जो सामंतवादी शासन था, सामंत लोग होते थे, उन्होंने जनता पर बहुत सारे क्या कर रखे थे, ऑब्लिगेशंस भी लगा रखे थे, जिसके कारण जनता वहाँ पर तरह तरह कर रही थी, उन्हें रोजी रोटी का संकट उसके सामने आ गया था। जिसके कारण सबसे पहला जो रिवॉल्ट था 1848 में पेरिस रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। खास तौर से किसने किया था, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो था, यानी बेरोजगारी जो थी, इसके कारण जो है जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो रोड पर उतर आती है और वो वहाँ के विरुद्ध जो है विद्रोह कर देती है। और जो नेशनल असेंबली थी प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल द एडल्ट मेल। उसके बाद जो नेशनल असेंबली जो वहाँ पर डिक्लेयर की गई थी, उन्होंने क्या किया गया, 21 से एवर भी जितने मेंबर थे, जो आपका सफरेज जो हमने आपको बताया था वोट डालने के अधिकार को एक्सेप्ट किया गया। इसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार देने का भी वादा किया गया। इसके लिए क्या किया गया, नेशनल वर्कशॉप भी वहाँ पर स्थापित किए गए। दूसरा रिवॉल्ट हुआ रिवॉल्ट ऑफ बीवर्स इन साइलेसिया। जो बीवर्स थे यानी जो जुलाई जो काम करते थे बुनने का, ये उनका जो है रिवॉल्ट था, क्योंकि उनका भी काम धीमे धीमे समाप्त हो गया था। इस तरीके से उन्होंने भी काफ़ी विद्रोह किया। अब टॉपिक आता था रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। जो लिबरल्स लोग थे उन्होंने क्यों क्रांति की 1848 में। along with the revolt of the poor unemployed worker and peasant, a revolution was also being led by the educated middle class. Simultaneously events of the February 1848 in France had brought about abdication of the monarch and the republic based on universal male suffrage had been proclaimed. 1848 में जो क्रांति हुई वहाँ पर लिबरल्स के लिए, इन्होंने क्यों क्रांति की, क्योंकि सबसे पहले गरीबों ने की, बेरोजगार लोगों ने की, मजदूरों ने की, किसानों ने क्रांतियाँ की। उसके बाद जो है 1848 में इन्होंने भी क्रांति की, और इसका परिणाम क्या निकला, जो आपका सफरेज था, यूनिवर्सल मेल सफरेज था, यानी सभी वयस्कों को, जो खासतौर से पुरुष, उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया। और द चेंजेस इन फ्रांस inspired men and women of liberal middle class of Germany, Italy, Poland and Austro-Hungary to fight for national unification. इन चीज़ों से क्या हुआ कि जो अदर राष्ट्र थे, इटली, पोलैंड और जर्मनी, इन सारी चीज़ों से उन्हें मोटिवेशन मिल जाता है कि किस तरीके से अपने देश को एक ही कड़ में बांधना है, यानी यूनिफाइड करना है, और आगे की बहुत सारी क्रांतियाँ इन्हीं गतिविधियों को लेकर के क्रांतियाँ होती हैं। तो अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, जो आपका यूनिफिकेशन बताया गया, खास तौर से आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन। 2 टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और अक्सर जो बोर्ड एग्जाम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर से। तो पहला था लिबरल मूवमेंट इन जर्मनी। जर्मनी में लिबरल मूवमेंट क्या था, द जर्मन लिबरल मूवमेंट वाज लेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन whose members were middle class professional businessmen and prosperous artisans who came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. ये सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते बिजनेसमैन वगैरह, और फ्रैंकफर्ट में ये डिसाइड करते वोट डालने के लिए पूरा क्या होना चाहिए, जो जर्मन नेशनल असेंबली, उसके लिए एक जर्मन नेशनल असेंबली होना चाहिए। ऑन 18 मई 1848 1831 elected representative marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament convention in the Church of St. Paul.
जो सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जहाँ पर संसद का गठन किया गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया था 1 नंबर में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था? जो सेंट पॉल चर्च था वहाँ पर ये सारे जो 831 जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी चुने हुए प्रतिनिधि थे, ये चुने हुए प्रतिनिधि सेंट पॉल पर जाकर जो चर्च में था वहाँ पर एक असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी को जो है आपका फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना जाता है। दे हैड ऑलरेडी ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ न्यू जर्मन नेशन, और उन्होंने जर्मन राज्य के लिए एक नया संविधान का मसौदा तैयार किया। द मेन फीचर ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज द जर्मन नेशन वाज टू बी हेडेड बाय ए मोनार्ची सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, और वहाँ पर जो संसद को वहाँ पर प्रभुत्व दिया गया कि मोनार्ची की जगह अब क्या है, जर्मन का जो शासन है वो संसद के द्वारा किया जाएगा। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक विलियम for the king of Persia, he joined other monarchs to oppose the elected assembly। इसके विरोध में क्या किया? जो राजा था वहाँ का जो विलियम जो था 4th पर्सिया का, वो दूसरे लोगों से जो रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक विलियम 4th द किंग ऑफ पर्सिया, पर्सिया के राजा ने इसे मानने से इनकार कर दिया, और दूसरे जो मोनार्च थे यानी जो राजतंत्र उनसे ज्वाइन हो जाता है और इन क्रांतिकारियों का विद्रोह करता है। while the opposition of the aristocracy and military became stronger and social basis of the parliament eroded because it lost support of the workers and other the newly elected members never supported the demand of poor class, so they lost their support। इस तरीके से यहाँ पर ये होता है। अब आता है पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन की पोजीशन कैसी थी उस समय? ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। इसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में वुमेन की कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन किया था, फिर से आप देख लीजिए। मूवमेंट में बहुत सारी महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। वुमेन ने फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन, स्टार्ट न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड demonstration। Universal male suffrage was adopted in the country and the women were hoping for the voting right, but when the Frankfurt Parliament convened such in the church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery। लेकिन जब वहाँ पर सेंट पॉल में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन किया गया तो महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया गया। महिलाओं को जो विजिटर्स गैलरी थी, दर्शक दीर्घा में खड़े रहने के लिए बोला गया और उन्हें कोई भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। इस तरीके से महिलाओं की कंडीशन पोजीशन थी उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के समय। हालांकि महिलाओं को बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उन्होंने क्रांति में बहुत सारा योगदान दिया था, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। Though the conservatives were able to suppress the liberal movement in 1848, but these revolutions had far marginal consequences। बहुत सारे चेंजेस किए गए बाद में। देखिए द कंजर्वेटिव फेल टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। जो कंजर्वेटिव थे पुराने शासन को स्थापित करने में फेल रहे। दे रिलाइज दैट दे वुड हैव टू ग्रांट कंसेशन टू द लिबरल नेशनल रिवॉल्यूशन। उन्होंने ये रिलाइज किया तो जो लिबरल नेशनलिस्ट उन्हें कुछ कंसेशन देना चाहिए। ये तमाम कार्य उनके थे। आप पॉइंट पढ़िए और कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछिए। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, किस तरीके से जर्मनी का निर्माण किया गया और इटली का निर्माण किया गया 1848 की जो नेशनलिज्म थी उनके बाद। तो पहला आता है आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण कैसे किया गया? बिफोर द नेपोलियनिक Consequent, Germany, like Italy, was nearly territory. Entirely, it was divided into more than 300 states. These German states were weak and existed। जर्मनी क्या था? जो नेपोलियन जो विजय थी उससे पहले का जो अगर देखा जाए तो इटली की तरह वह भी टुकड़ों में बटा हुआ था। लगभग 300 स्टेट थे। उसके बाद जा करके यहाँ पर एक प्रथा होती है कि उन्हें एक किया गया। मेजर इवेंट इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहाँ पर हम उन घटनाओं पर जोर डालते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया। तो पहला तो आपका अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। 1848 में जो सेंट पॉल चर्च में किया गया और जो राजा वहाँ का था उसे हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो गठित किया गया। एक तो घटना ये थी। दूसरा यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्सिया। जर्मनी का जो लीडर क्या नाम यूनिफिकेशन किया गया वो किसके नेतृत्व में किया गया? पर्सिया के नेतृत्व में किया गया। ठीक है। इसके पर्सिया कौन जो फेमस इसका जो चीफ था वो कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। हमेशा कभी कभी कंट्रीब्यूशन भी पूछा जाता है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में ओटो वन बिस्मार्क का क्या योगदान रहा है। तो खास तौर से अगर देखा जाए तो ओटो वन जो बिस्मार्क था वो जर्मनी की यूनिफिकेशन का एक आर्किटेक्चर था। उसी ने पूरा जो है जर्मनी को यूनिफिकेशन किया। देखिए बिस्मार्क का रोल दिया गया है। देखिए इसमें दिया है बिस्मार्क वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ पर्सिया हु
accomplished the supreme task of unification of Germany with the help of army bureaucracy। उसने आर्मी ब्यूरोक्रेसी यानी आर्मी की सहायता से और अफसरशाही की सहायता से जर्मनी का एकीकरण किया। He was convinced that the unification of Germany could be achieved only by the princes and not by people। He wanted to achieve his aim by not merging Persia into Germany but rather by expanding Persia into Germany। वो चाहता था कि जो जर्मनी का एकीकरण है वो सिर्फ कॉमन पीपल नहीं कर सकते बल्कि उसे राजकुमारों के द्वारा भी करना चाहता, और वह और क्या चाहता था, वह अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए पर्सिया को जर्मनी तक नहीं बल्कि जर्मनी को पर्सिया तक बढ़ाना चाहता। तो ये तरीका था उसका। देखिए और क्या महत्वपूर्ण घटना, 3 बार यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में 3 युद्ध लड़े गए। पहला कौन सा था, बार ऑफ ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया अगेंस्ट डेनमार्क 1864। दूसरा ऑस्ट्रो पर्शियन बार 1866। तीसरा था आपका फ्रांसो पर्शियन बार 1870 से 71 तक। इस तरीके से फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में इन 3 युद्धों के बाद 1871 जनवरी 1871 में रॉयल पैलेस को जो वर्साइल किंग ऑफ पर्सिया बाद क्राउन जर्मन एम्परर, जो जर्मन एम्परर था वहाँ पर क्राउन किया गया। इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन ओटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में कंप्लीट हो जाता है 1871 में 18 जनवरी। तो इस तरीके से जो है ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, कई युद्धों में उसका नेतृत्व किया गया, उसकी सोची समझी रणनीति के तहत ही जर्मनी का एकीकरण किया गया। अब सेकंड है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या है, जर्मनी की तरह इटली भी जो है बहुत, इसकी भी हिस्ट्री काफ़ी प्राचीन रही है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस रहे हैं इसमें। ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर के रूप में। देखिए इसका कैसे होता है, प्रोसीड्योर फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जिस तरीके से ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वैसे जो जेस्पे मैजनी था उसने जो है इटली के यूनिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए इसमें दिया गया रोल ऑफ जेस्पे मैजनी। ही वाज द लीडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, और रिपब्लिकन पार्टी का लीडर था। वाइल इन एग्जाइल इन 1831, उसे वहाँ से देश निकाला दे दिया गया था 1831 में। ही फाउंडेड ए न्यू एसोसिएशन कॉल्ड यंग इटली, एक यंग इटली के नाम से उसने एक नई संस्था का गठन किया। इट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी विच वाज फॉर्म टू ब्रिंग अबाउट रिजनरेशन ऑफ इटली थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से वो नए इटली का निर्माण करना चाहता था। इसके लिए Though there were 2 revolutions uprising, one in 1831 and other in 1848 for the unification of Italy, but they both failed। उसने 1831 में और 1848 में प्रयास भी किया लेकिन दोनों बार फेल हो जाता है। उसके बाद आता है रोल ऑफ कैवूर। दूसरा है काबूर बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पीडमोंट इन 1852। 1852 में पीडमोंट का वो क्या बनाया गया, चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, हिज मेन एम वाज टू इफेक्ट द एम्पेसिशन ऑफ इटली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इटली को ऑस्ट्रेलिया से अलग करना। ही वॉज नादर ए रेवोल्यूशन नॉर ए डेमोक्रेट, ना तो वह क्रांतिकारी था और ना ही वह क्या था, डेमोक्रेट था, ना ही वह प्रजातांत्रिक रूल्स में विश्वास करता है। बट ही इज नॉन एज द रियल मेकर ऑफ इटली, लेकिन वह इटली का वास्तविक निर्माता माना जाता है। लेकिन उसका कार्य क्या था, ना तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करता ना क्रांतिकारी, उसका काम था सिर्फ इटली को एक करना। इसलिए उसने क्या किया, तो ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, उसने जो है एक डिप्लोमेटिक काफ़ी कूटनीतिक तरीके से एक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ। ही सक्सेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज, उसने जो है ऑस्ट्रियन फोर्सेज को 1859 में हरा दिया। इस तरीके से उसका बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद क्या है, रोल ऑफ जेस्पे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी का क्या रोल रहा, गैरिबाल्डी वाज द हीरो ऑफ रेड शर्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, जो रेड शर्ट मूवमेंट हुआ वहाँ का उसका हीरो माना जाता है गैरिबाल्डी का। 1861 ही मार्च इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिली एंड सक्सेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजन, वहाँ पर उसने लोकल पीजन की सपोर्ट हासिल की। इसके अलावा विक्टर इमैनुअल सेकंड। In 61 the first Italian parliament represented all Italy except Rome and Venetia। वेनेसिया और रोम को छोड़कर पूरा जो इटली था एक होकर के जो पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो कौन थे, विक्टर इमैनुअल। असेंबल इन ट्यूरिन विच फॉर्मली कन्फर्ड अपॉन द विक्टर इमैनुअल सेकंड द टाइटल ऑफ द किंग ऑफ इटली। इन्हें इटली का राजा के नाम से टाइटल दिया गया। 10 बार अनदर लॉन्ग स्टेप इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इस तरीके से विक्टर इमैनुअल सेकंड को राजा बना दिया गया और एक बहुत बड़ा कदम हुआ जो इटली के यूनिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आता है आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, देखिए इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट रिजल्ट ऑफ ए सडन अनएबल और रिवॉल्यूशन। इन दोनों में
जहाँ जर्मनी और इटली में जो यूनिफिकेशन हुआ वो सडन और बहुत सारी क्रांतियाँ एक साथ होने को हुआ, लेकिन हम अगर इन दोनों के कंपैरिजन में ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखेंगे तो बिल्कुल आपको डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सडन क्रांति हुई और ना ही कोई बहुत ज़्यादा बड़ी घटना घटित हुई, लेकिन धीमे धीमे किस तरीके से इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, बहुत लंबी प्रोसेस थी। Before the 18th century, there was no British nation. The primary identity of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as the English, Wales, Scot और Irish। ये इनकी अलग अलग एथनिक जो है पहचान थी, आइडेंटिटी थी कि जो इंग्लिश हैं, जो वेल्स हैं, जो स्कॉट हैं। All of these ethnic groups had their own cultural and political tradition. However, following are some factors that promoted the building of a British nation। देखिए किस तरीके कौन कौन से फैक्टर्स थे जो ब्रिटिश को यूनिफिकेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले अगर यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सबसे पहले हुआ है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे वो काफ़ी समृद्धशाली हो गए, यानी प्रॉस्पर हो गए आर्थिक रूप से। तो ये पहला कारण हुआ। दूसरा, रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल क्या रहा? द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज पावर फ्रॉम द मोनार्ची इन 1688। 1688 के बारे में हमने आपको बताया था, क्रांति हुई थी अंग्रेज वहाँ पर ब्रिटेन में, ठीक है, जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है। उसके द्वारा राजतंत्र को हटा करके वहाँ पर एक संविधान का निर्माण किया गया, तो ये एक सेंटर बन गया संविधान का। द एक्ट ऑफ यूनियन, इसके अलावा 1707, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एक्ट ऑफ यूनियन क्या था और ये कब पास किया गया। तो ये 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच पास किया गया। इसका परिणाम क्या निकला? फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसका रिजल्ट था कि यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होना ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मीन इन इफेक्ट द इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसका मतलब था कि स्कॉटलैंड पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना इम्पोज जाहिर कर सकती है और अपना प्रभाव रख सकती है। जैसा आप जानते हो पूरा क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्रिटेन एक अलग थोड़ी नहीं है, ब्रिटेन में बहुत सारे कई देश हैं जिनका अपना अपना राजा होता है, लेकिन वो सारे ब्रिटेन के बनाए हुए कानूनों का पालन करती है। तो छोटे छोटे देशों को मिलाकर के एक पूरा जो है ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के रूप में, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोला जाता है, वैसे ये है। मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। दूसरा क्या था? ये जो वहाँ पर पार्लियामेंट बनाई गई थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स थे वो कौन थे? इंग्लिश मेंबर थे। इंग्लिश बोलने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा मतलब प्रभुत्व इनका ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड नेशनल कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सेपरेट। तो स्कॉटलैंड के जो मेंबर्स होते थे उनकी आइडेंटिटी को दबा दिया जाता था। तो ये था आपका, फिर था आपका फोर्थ पॉइंट आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो आयरलैंड का जो दिया गया वो है आपका, आयरलैंड वाज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम 1801 में आयरलैंड को जबरन जो है एक्ट ऑफ यूनियन का पालन करते हुए इसमें ब्रिटेन में मिला लिया गया। तो ये हो गया आपका, इसके जो झंडे वगैरह एक्सेप्ट कर लिए गए। तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हुए। अब आपके लास्ट टॉपिक में चलते हैं हम लोग, विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन। जो विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन, इसका मतलब क्या? जो अभी हमने कुछ पिछले वाले वीडियो में आपको टॉपिक बताया था इमेजिनेशन वाला, तो ये भी क्या था कि राष्ट्र को जो है विजुअलाइज कर दिया गया, यानी ये जो है फोटो दूसरे किसी फोटो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से ये कर दिया गया। जैसे हम देखते हैं भारत माता की तस्वीरें, ऐसे आपको ये बुक में जो है 2 तस्वीरें दी गई, जर्मेनिया की तस्वीर दी गई है और इसमें जो है महिलाओं की तस्वीर दी गई। इन तस्वीरों के माध्यम से क्या है, वहाँ पर जो है इनका नारी का रूप दे दिया गया कि आपका जो देश है वो किसी खास व्यक्तित्व के पहचान से रखा गया। भारत माता है, जर्मेनिया है, इन नामों से जो है विजुअलाइजेशन कर दिया गया, यानी दृश्य दे दिया गया कि आपका जो देश है वो इस दृश्य में है और इससे प्रॉब्लम है। तो लोगों ने उसके लिए देखा। इसके अलावा मीनिंग्स ऑफ द सिम्बल्स। सिम्बल्स की मीनिंग क्या था? जो आपको 9th क्लास के चैप्टर में आपने पढ़े हैं वो आप पूरा देख लेना दोबारा से। सिम्बल्स क्या थे? कुछ विशेष सिम्बल्स है। ब्रोकन चैन थे। ब्रोकन चैन का मतलब क्या था? आप जो है स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, ठीक है। तो इस तरीके बहुत सारे सिम्बल्स दिए गए आपके इसमें। तो ये आपको 9th क्लास में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप दोबारा से उन्हें देख सकते हैं, 9th क्लास वाली वीडियो देख सकते हैं, इसी लिंक पर आपको मिल जाएगी। अब आता है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। अगला टॉपिक है आपका नेशनलिज्म इज ए फीलिंग्स ऑफ वननेस, टुगेदरनेस एंड कॉमन कंसेशन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड अदर फैक्टर इन स्टेट। ये तो हमने आपको बता दी नेशनलिज्म क्या है, एक फीलिंग्स होती है देश के प्रति समर्पित होने की, एक तरीके से भाव करने की। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century टुक द शेप ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। ये 19th century में एक अधिक जो राष्ट्रवाद था वो
अधिक राष्ट्रवाद के नाम से जो है इन्होंने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। मैनी नेशन नॉरिश्ड माइथ ऑफ देयर सुपीरियरिटी ओवर द पीपल। लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवाद की अंधभक्ति को लेकर के दूसरे मतलब लोगों को डेमोलाइज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो अपने आप को सुपीरियर करने लगे, जिसका परिणाम आपको पता है 2 विश्व युद्ध हुए। 19वीं सेंचुरी के बाद में 2 विश्व युद्ध हुए, इसका यही परिणाम था। अब आता है आपका बाल्कन स्टेट। ये लास्ट टॉपिक आपका बाल्कन स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछ लिया था बाल्कन स्टेट पहुंचते थे और कुछ नहीं पूछा था इसमें। द बाल्कन वाज ए रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग द मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हेर्जेगोविना। ये काफ़ी जो स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, वो इनहेबिटेड ब्रॉडली नॉन एज द स्लैब। इन्हें किस नाम से जाना जाता, स्लैब्स के नाम से जाना जाता था। और इस सारे रीजन को ये सभी लोग अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, इनके अलग अलग कल्चर्स थे, ये सारा कुछ चलता था। द बाल्कन पेनिनसुला हैड बीन अंडर द रूल ऑफ ऑटोमन टर्क्स सिंस लॉन्ग। ऑटोमन टर्क्स के रूप में काफ़ी दिनों तक इन्होंने शासन किया, यहाँ पर ये लोग करते रहे शासन। However, in the 19th century, with the decline of the Ottoman Empire, the interest of the major European power increased. इसके बाद क्या होता है, जब ऑटोमन साम्राज्य का वहाँ पर शासन खत्म होने लगता है तो क्या होता है कि जो यूरोपियन के अदर जो पार्ट्स के जो राजा थे या जो देश थे वो इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है। वो चाहते थे कि हम धीमे धीमे इस पार्ट को जीत लें। सबसे बड़ा जो बाल्कन स्टेट में जो स्ट्रगल का कारण था, यानी वहाँ पर जो संघर्ष का कारण था, क्या था कि ऑटोमन साम्राज्य का पतन होने के बाद ये छोटे छोटे जो एथनिक सोसाइटी थी इन पर यूरोपियन के दूसरे स्टेट भी अपना प्रभुत्व चाहते थे, इसलिए यहाँ पर जो संघर्ष हुआ। ये मैंने आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। तो बाल्कन स्टेट आपके समझने में इतने जो देश थे इन्हें बाल्कन स्टेट बोला जाता था क्योंकि बाल्कन स्टेट की एक अपनी अलग एथनिक पहचान थी, उनकी विशेषताएं थी वहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर संघर्ष क्या हुआ। यहाँ पर संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि वो जो है ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोपियन के दूसरे जो राज्य थे वो उन पर कब्जा करना चाहते थे, यानी अपने जो कॉलोनीज को बढ़ाना चाहते, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे के संघर्ष का कारण बने। तो ये आपका टॉपिक जो है आपका पूरा समाप्त हुआ बच्चों। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझने में आया होगा। अगर आपको समझने में आया तो आप एक लाइक जरूर करें, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।